तो माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो आई दृष्टि है या ई दृष्टि है उसका हमने ऑलरेडी पार्ट 2 कर रहे थे। उसके थोड़े बहुत पोर्शन बच गए हैं, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 का ये दूसरा भाग है और इसमें हम ये पार्ट 2 कवर कर लेंगे। ठीक है, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, आप वहाँ से आइए, जुड़िए और PDF लीजिए, और बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ होती रहती हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए और अवसर का लाभ उठाइए। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो क्या था ये SDG इंडिया इंडेक्स 2023 और 24। SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन 2018 में किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और भारत UNDP की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है यह। इसका उद्देश्य SDG को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना है। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो भी भारत के होंगे और राज्य उनके जो भी डाटा है उनको तैयार करना होता है कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की। ठीक है, स्मरणीय तथ्य में देखते हैं क्या क्या है। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडेक्स 23-24 का चौथा संस्करण जारी किया गया। नीति आयोग ने के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने द्वारा यह लॉन्च किया गया। 2023-24 में केंद्रीय विषय इसका था विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। तो ये इसके जो विषय थे वो थे SDG इंडेक्स के। SDG इंडेक्स इंडिया का चौथा संस्करण 2023-24 में 16 लक्ष्यों एवं 17 लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण के 70 उप लक्ष्यों और 113 संकेतकों पर यह आधारित था। ठीक है, 16 SDG लक्ष्यवार स्कोर इसकी गणना की गई। ठीक है, लक्ष्यवार स्कोर में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र स्कोर या कंपोजिट स्कोर की गणना की जाती है। इसमें 0 से 100 की रेंज में विस्तारित होते हैं। यदि किसी राज्य प्रदेश की 100 अंक प्राप्त किए गए हैं तो यह दर्शाता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उसने, जिसको 100 अंक प्राप्त हुए हैं उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसमें 4 श्रेणियों में बांटा गया है: आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो ये इनके कुछ रेंज है। इस रेंज में इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। SDG इंडेक्स 2023-24 में भारत में कंपोजिट स्कोर दर्ज किया है जो कि 71 नंबर है। ठीक है, तो मतलब ये कंपोजिट स्कोर है। ठीक है, 2023-24 में मध्य प्रदेश के SDG इंडेक्स एक गरीबी में SDG इंडेक्स 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास और SDG 13 जलवायु कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत अग्रणी की श्रेणी में आ गया है। 2023-24 में देश के सभी राज्यों समग्र स्कोर के सुधार में दर्ज किया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में थे। ठीक है, तो ये कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में उसका इसमें डाटा दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो हम देख सकते हैं, जल्दी देख लेते हैं। पहले में उत्तर प्रदेश क्या है, 25 रैंक का ही वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में 21 नंबर की वृद्धि हुई है और उत्तराखंड में 19, सिक्किम में 18 और हरियाणा में 17 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, मतलब ये स्कोर बढ़ा है SDG इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, 2023-24 में संयुक्त राष्ट्र रैंकिंग करते हुए केरल एवं उत्तराखंड प्रत्येक स्कोर में 79 शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ है उसका स्कोर 77 पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष राज्य कौन से हैं 23-24 में, तो केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु। अगर 3 को देखें हम तो केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु, इन तीनों का स्कोर सबसे ज़्यादा रहा है SDG इंडेक्स में, शीर्ष में थे। ठीक है, अंतिम 6 रैंक वाले कौन से राज्य थे देख लेते हैं, तो बिहार, झारखंड और नागालैंड, मेघालय। तो इस तरह से ये अंतिम है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। बाकी आप खुद देख लीजिएगा, PDF आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, आप लोग खुद भी थोड़ा बहुत कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा रिकॉल होता है। ठीक है,
ये सब आप खुद देख लेंगे एक बार, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और हम सीधे आते हैं संविधान हत्या दिवस पर, ठीक है। ये नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, माँ संतोषी एजुकेशन आई उसको, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों को निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो देश या उसके किसी हिस्से की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रशासन को खतरे में डाल सकती हैं। ऐसी स्थितियों में युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह एवं वित्तीय संकट को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न लगाए जा सकते हैं ऐसी स्थिति में। भारत के संविधान के भाग इतने में आपातकाल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। प्रावधान 352 से 360 तक ये वर्णित है, ये इमरजेंसी प्रोविज़न की बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या क्या है आगे। भारत और उसके हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की अनाउंसमेंट कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक यह 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जो कि सर्वप्रथम भारत और चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल अनाउंस किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर रखते हुए 3 दिसंबर 1971 से को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक और नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। यह देश के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र उपर्युक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में ही समाप्त किए गए थे। तो इस तरह से आपातकाल का भारत में संदर्भ में इतिहास ये रहा है, ठीक है। अब मेन समझ आते हैं स्मरणीय तथ्य क्या है, इसको देख लेते हैं। पहले हम अपना पेन चेंज करेंगे कलर उसका, ठीक है। अब ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 25 जून है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का लिए प्रस्ताव मंजूर किया गया है, निर्णय लिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में यह प्रकाशित भी हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे इसी चीज़ें। 25 जून 2024 को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ी पृष्ठभूमि दे रखी है यहाँ पर, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरा चुने जाने के पश्चात ओम बिरला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था, ठीक है। तो ये भी चर्चित विषय से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसमें 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही 12 मार्च 2024 को ही भारत के राजपत्र में भी यह प्रकाशित हो चुका है। 17 सितंबर को हैदराबाद में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के 13 महीने बाद हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिल पाई, ठीक है। तो यहाँ ये आज़ादी नहीं मिली थी और यह निज़ाम के शासन के अधीन पे था, ठीक है। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निज़ाम के शासन से मुक्त हो गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है, चर्चित मुद्दा भी था करंट में और ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। वैश्विक इंडिया शिखर सम्मेलन हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से सहयोग नवाचार को एआई भविष्य को आकार
दे सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, स्मरणीय तथ्य में देखते हैं। 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन यहाँ पे हुआ। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह कार्य किया गया। उसके बाद जो वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक है, कंप्यूटर क्षमता आधारभूत मॉडल डाटा सेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्यूचर स्किल्स स्टार्टअप वित्त पोषण और सुरक्षित एआई जैसे क्षेत्रों में एआई के विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि इंडिया एआई मिशन 7 के स्तंभों के अनुरूप है। इस सम्मेलन के दौरान OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट और GPAI बुद्धिमत्ता एआई ठीक है पर एक नई एकीकृत साझेदारी की अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, GPAI एक बहुहितधारक पहल है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है यह। ठीक है, जो कि जून 2020 में यह लॉन्च किया गया था। GPAI के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। वर्ष 2024 में भारत में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष के रूप में इन्होंने लीड किया। किसने? भारत ने। एआई प्रशंसा दिवस प्रतिवर्ष 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकी में प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डालने का एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, मतलब ये एआई जनरेशन को प्रकाश डालने का काम करता है यह दिवस। एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव कब हुआ? 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत कर दिया। यह प्रथम अवसर था जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकार किया था। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, इंडिया एआई मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सीधा आते हैं स्मरणीय तथ्य में। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल इंडियन एआई मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। इसका बजट रखा गया 10,371.92 करोड़ रुपए इसका निर्धारण किया गया, जो कि बजट था। यह विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए पूरा किया गया, मतलब इसमें 5 वर्ष का कार्य किया जाना था। इस मिशन में लॉन्च भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लिया था। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस बिजनेस, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में, अगर हिंदी आपको समझना है तो एक बार आप इंग्लिश का रुख जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न द्वारा यह इसका संपन्न किया गया। इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक कौन कौन से देख लेते हैं। इंडिया एआई कंप्यूटर कैपेसिटी, इसमें जो एआई कंप्यूटिंग परिस्थिति तंत्र का निर्माण किया जाएगा, जो भारत के एआई क्षेत्र को तेज़ी से बढ़ाने और स्टार्टअप और अनुसंधान परितंत्र की मांगों को पूरा या करेगा। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है एआई जो आने वाला है, आ गया है। कंप्यूटिंग अवसंरचना सार्वजनिक, निजी एवं सहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करके निर्मित किया जाएगा, जो CPU जिसे कहते हैं, उसे उसका नाम फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। इंडिया एआई नवाचार, यह एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान होगा जो अनुसंधान और शीर्ष प्रतिभाओं की व्यक्ति स्थित तैनाती एवं प्राधिकरण को सुनिश्चित क्या करेगा। ठीक है, इसका डाटा मंच कहाँ पे होगा? तो इसका डाटा मंच जो है स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा ये विकसित किया जाएगा। एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये कहाँ पर होगा? तो यह पहले से बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को सक्षम एवं प्रभावशाली एआई समाधानों
को विकसित करने एवं उसका विस्तार करने पर उन्हें अपनाने की क्षमता पे बढ़ावा देना केंद्रित है। ठीक है, सभी शैक्षणिक संस्थानों पर AI शिक्षा का विस्तार करना और Tier 2 तथा Tier 3 के शहरों में डाटा और AI का प्रयोगशाला की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट थे। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं दूरसंचार अधिनियम 2023। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। 18 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा या 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित भी कर दिया गया। ठीक है, 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसे अनुमति उपरांत इसे विधेयक को अधिनियम के रूप में स्वीकार भी कर लिया और कुछ प्रावधान इसके 26 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 को लागू कर दिए गए। ठीक है, इसमें देखते हैं मेन चीज़ ये है, स्मरणीय तथ्य इसमें क्या है, याद रखने योग्य बातें क्या है। गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार ने पहले प्राधिकरण प्राप्त करने की जरूरत होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या है, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूर नेटवर्क स्थापना, दूरस्थ संचार नेटवर्क स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करना, रेडियो उपकरण धारण करना, स्पेक्ट्रम नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यापारियों के बीच संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट या मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल थे सुरक्षा के लिए। ठीक है, विज्ञापन संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर के लिए रजिस्टर का निर्माण करना, मालवेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ताओं को एक व्यवस्था भी प्रदान करना। मतलब ये एकदम सुरक्षित उपाय होने वाला था, जो कि ये नया वाला अभी लॉन्च हुआ है। मतलब सरकार ने जो पारित किया है दूरसंचार जो अधिनियम है, इसमें 2023 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट और अच्छी चीज़ें आई हैं। ठीक है, भारतीय अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विसेज एप्लीकेशन फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका नाम बदलकर 2023 में डिजिटल भारत निधि कर दिया गया था। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग एक बार देख लेंगे अपनी निगाहों से। ठीक है, यह अधिनियम विभिन्न आपराधिक और सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क के डाटा का अनाधिकृत पहुंचाने प्राप्त करना, 3 वर्षों तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों करना पड़ सकता है अगर कोई इसमें अपराध पाया जाता है तो। ठीक है, प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनाधिकृत उपकरण रखने या अनाधिकृत नेटवर्क या सेव का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत सख्त नियम किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितने सिम कार्ड हो सकते हैं इसे भी नियंत्रित करते हैं किया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं कितने, अब जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब लोग यूज़ करते हैं। पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर में लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों जैसे कुछ क्षेत्रों में यह सीमा घटाकर 6 ही कर दी गई है। और जो रिस्की जोन है वहाँ पर इसे 6 ही कर दिया गया है। बाकी जनरल औसत व्यक्ति 9 सिम ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान देने में बातें हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण अधिनियम 2024। ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लेंगे, नेट यूज से रिलेटेड है। स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण अधिनियम 2024 के प्रावधान को लागू करने हेतु राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना यहाँ जारी कर दी गई थी। ठीक है, 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। 6 फरवरी को ये लोकसभा, 9 फरवरी को राज्यसभा में यह पारित होने के उपरांत से 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति को मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, तो 12 फरवरी क्या याद रखेंगे, इसमें याद रखनी होगी है 12 फरवरी 2024 को इस विधेयक को अनुमति
दे दी गई थी, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी इसे दे दी गई थी। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 का उद्देश्य लोक परीक्षाओं की अनुचित साधनों का उपयोग को रोकना था। ठीक है, बाकी ये अब थोड़ा बहुत आप भी देखिए, मैं देखूंगा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय प्राधिकरण अभिकरण, बैंकिंग कार्मिक एवं चयन संस्थान, केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, भर्ती के लिए उनके संबंध में अधिनियम कार्यालय। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, यह अधिनियम सार्वजनिक परिभाषाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित करता है या किसी अनुचित साधन या इस्तेमाल, साजिश रचने या मिली भगत करने पर रोक लगाता है। ठीक है, 3 से 5 साल तक की कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ठीक है, सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और असमनीय होंगे, मतलब नॉन कंपाउंडेबल होंगे, और ठीक है संज्ञेय होंगे, मतलब खुद ही से आप सरकार इसे चाहे तो जब मर्जी खोल के इसका जांच पड़ताल कर सकती है। अपराध करने वाले व्यक्ति या समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सज़ा होगी, कम से कम 1 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। न्यूनतम पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अभियुक्त की रैंक वाले अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। डीएसपी लेवल के अधिकारी या एसीपी लेवल के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो 5वीं सदी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार में नालंदा महावीर की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि यह बौद्ध बिहार था। ठीक है, जिसका गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में तथा पाल शासकों ने 8वीं और 12वीं शताब्दी में इसका संरक्षण भी किया। बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया और इसकी स्मृति ही शेष रह गई है। नालंदा विश्वविद्यालय का लगभग 6 शताब्दियों के पश्चात इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षण जो कि फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा किया गया था। ठीक है, 1861-62 में इस दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से या पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। ठीक है, बाकी ये आप थोड़ा पढ़ लेंगे, इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उन्नीस जून 2024 को बिहार के नालंदा में स्थित राजगीर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि नालंदा विश्वविद्यालय परिसर अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया है। इस विश्वविद्यालय में नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यकाल से कार्य करना या प्रारंभ किया है। बिहार की सरकार ने एक नए नालंदा विश्वविद्यालय अस्थायी परिसर के लिए राजगीर में 455 एकड़ की भूमि प्रदान की गई है। ठीक है, अवशेषों के लिए राजगीर में यह निर्मित किया गया है। ठीक है, परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सदस्य के देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में यह किया गया है। उद्घाटन समारोह में 17 देश के मिशन प्रमुख सहित कई प्रतिष्ठित लोग अतिथि भी शामिल थे। नया नालंदा विश्वविद्यालय एक गैर राज्य और गैर लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यह है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है यह नालंदा विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय में कुलाध्यक्ष होगा। वर्तमान में इस विद्यालय में कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जो कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति ये थे। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशल बीपीएससी आ रहा है उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरे स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशल ये बिहार में नालंदा है तो वहाँ से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों।
तो हम स्मृति एवं भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल हैं। देखते हैं क्या शामिल है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। 13 जून 2024 को प्रिक्स वार्सल के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय की सूची में शामिल किया गया। ठीक है। 7/9 संचालित या नवीकरणीय प्रक्रिया के बाद पुनः संचालन का काम प्रारंभ एवं संग्रहालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका जो 2024 के लिए चयन किया गया विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालय। एक बार देख लेते हैं। A4 आर्ट म्यूजियम जो कि चेगंदू में है, जो कि ये चीन में है। ठीक है। ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम गीजा में है, जो कि मिस्र में है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज में है, जो कि ये भारत में है। ठीक है। सिमोट आर्ट म्यूजियम ओटाके में है, जापान में। पैलेस हैट लू ये एपेलडॉर्न में है, जो कि नीदरलैंड में है। ओमान एस्क्रॉन एजेंस जो म्यूजियम जो कि मनाह में है, जो कि ओमान में है। पोलिश हिस्ट्री म्यूजियम वारसा जो कि पोलैंड में है। भुज स्थित स्मृति भूकंप संग्रहालय यूनेस्को के द्वारा प्रतिष्ठित मिक्स वर्सल जो कि अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध में किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया कहने का मतलब है। हिंदी की जगह आप इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा समझने के लिए। भारत में स्थिति पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, तो वो कौन सा है? अभी हमने ऊपर अभी देखा, ये भारत में भुज में है, जो गुजरात में स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। ठीक है, इसे चयन किया गया है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय का उद्घाटन ये किया था, तो लेटेस्ट ही है, इसे भी 2022 में ही ओपन किया गया था, मतलब उद्घाटन किया गया था। दुनिया सबसे लंबा स्मारक और संग्रहालय या है अभी तक आधुनिक भारत का। भुज में उपनगरीय क्षेत्र में भुजियो डूंगर नामक एक छोटी पहाड़ी स्थित है। इस पर 470 एकड़ से अधिक यह क्षेत्र में विस्तृत है, 470 एकड़ से अधिक में बना हुआ है। यह संग्रहालय 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले जो फोर्ट हैं, भुजिया फोर्ट के साथ एक क्षेत्र को साझा करता है। ठीक है। राजीव कठपालिया ने डिजाइन इसका किया था, जो वास्तुकार इसके थे, जो इस स्मारक के वास्तुकार थे। ठीक है। स्मृति भवन के भूकंप संग्रहालय के, उनका नाम क्या था? राजीव कठपालिया। स्मृति भूकंप स्मारक के विश्व से सबसे बड़ा मियावाकी वन, मियावाकी प्रति यूपी में कुछ ना भी चुका है, की भी स्थित है, जिसपे 4.5 लाख से अधिक पेड़ लगे हुए हैं। प्रिक्स वॉल्सेस को विश्व वास्तुकला और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। 2015 में प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वार्सल वास्तु शिल्प प्रतियोगिता की एक श्रृंखला है, जो कि विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। ठीक है। प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ना भूलें। मोदी सरकार 3.0 18वीं लोकसभा चुनाव 543 सदस्यों द्वारा या भारत निर्वाचन के 7 चरण में स्थित यह किया गया, जो कि 19 अप्रैल 2024 से 21 जून 2024 तक मतदान संपन्न करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये आप देख लेंगे, और भी जो भी इसका डिटेल दे रखा है इसमें स्मृति तथ्य देखते हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार आम चुनाव 2024 के सभी चरणों में कुल मिलाकर मतदान केंद्र 65.79% मतदान दर्ज किया गया था। ठीक है, इंगित नहीं करता क्योंकि इसमें आंकड़े में डाक मतों की संख्या शामिल नहीं की गई, इसमें जो डाक टिकट के द्वारा दिया गया था वो शामिल नहीं किया गया है। 6 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 84.16% मतदान के दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पड़े हैं? तो
तो लक्षद्वीप में पड़े हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। जो कि बिहार में सबसे कम पड़ा हुआ है, बिहार पीसीएस वाले ध्यान दें, बिहार में सबसे कम पड़ा है, कितना पड़ा है 56.19%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान किया गया है, ठीक। मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न हुई। 2024 के मतदान में केवल 542 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को लिए ही संपन्न हुआ था। उल्लेखनीय है कि गुजरात में स्थित सूरत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल निर्वाधित रोध विजयी घोषित किए गए थे, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें और हैं, आप कुछ आपको देख अब इससे अपने आप देखी गई चीज़ें, ठीक है। ये क्या है, ये लोकसभा जो निर्वाचन हुए थे उनके परिणाम हैं 2024 के, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 पार्टियां को आप जरूर ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये तो एक उभर कर सबसे ज़्यादा जीतने वाली पार्टी सामने आई है। बाकी आप लोग देख लेंगे। 18वीं एक बार देख लेते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे पुष्पेंद्र सरोज की आयु 25 वर्ष, 28वीं लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद हैं। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे कम उम्र की आयु के सांसद कौन बने हैं, तो ये पुष्पेंद्र सरोज बने हैं, जिनकी आयु 25 वर्ष की है। इनका जन्म 1 मार्च 1999 को ही हुआ था। लोकसभा निर्वाचन में 2024 में कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश संसद निर्वाचित हुए थे। यह समाजवादी पार्टी के संबंधित भी हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे चीज़। प्रयागराज से बने हैं कौन, पुष्पेंद्र सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है, आयु 25 वर्ष। वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज, आयु 25 वर्ष, जो कि 28वीं लोकसभा में सबसे कम आयु की महिला सांसद बनी है। मतलब प्रिया सरोज ये दोनों बनारस के हैं, ठीक है। प्रिया सरोज भी 25 वर्ष की आयु में 28वीं लोकसभा की सबसे कम ये महिला में बनी है, और वो पुरुष में बने थे, ठीक है। ये पुरुष में पुष्पेंद्र सरोज ये पुरुष में है, और जो ये महिला में है प्रिया सरोज। इनका जन्म भी 1958 को 23 नवंबर को हुआ था। लोकसभा निर्वाचन में 2024 में मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सांसद निर्वाचित ये हुई हैं। यह समाजवादी पार्टी के से संबंध भी रखती हैं, ठीक है। 2024 में कुल 74 महिलाएं थीं, जो कि 13% था। हमने जो इसमें वन लाइन फैक्ट में किया था वही सब यहाँ पे दिख रहा है। आप अगर देखा है ध्यान से तो आपको ये पता लग गया होगा, जो वन लाइन फैक्ट में हम पढ़ के आ चुके हैं वही यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है अच्छे से, ठीक है। वर्ष 2019 में आम चुनाव में 78 महिलाएं थीं, जो कि विजयी हुई थी। 9 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये सब आप जानते ही हैं, बाकी आप एक बार सोशल मीडिया से देख लेंगे, ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल था एक बार देख लेते हैं। रानिल विक्रमा सिंधे, जो कि ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति। डॉक्टर मोहम्मद मुइजुद्दीन, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। प्रवीण कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री। सेरिंग तोम्बे जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, और जो अहमद आरिफ है ये सेशेल्स के उपराष्ट्रपति हैं। इन लोगों ने मोदी जी के शपथ समारोह में भाग लिया था। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2024 में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी के गठबंधन को भारी जीत हासिल हुई, ठीक है। 12 जून 2024 को एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है, ठीक है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में 2024 में एक बार आइए आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये सब आप एक बार खुद देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक दो पॉइंट है जो मैंने बता दिया है, बाकी आप एक बार देख सकते हैं, देखने की इच्छा है आपकी तो, और देख के रहेंगे तो अच्छा है, कहीं ना कहीं काम जरूर आना या नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों
की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण 1950 से 2015। ठीक है। आर्थिक सलाहकार परिषद एक बार आप देख लेंगे, हम स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। ठीक है। वर्ष 1950 से 2015 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82 दशमलव की कमी दर्ज की गई है, जबकि कुल जनसंख्या मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों में हिस्सेदारी बढ़ी है। ठीक है। तो इसमें जो हिंदू हैं उसमें इतना ये कम हो गया है जनसंख्या। ठीक है। 1950 से 2015 के मध्य के बीच में, और उसमें जो कि वहीं मुसलमान या ईसाई लोग हैं या सिख हैं, इनमें बढ़ोतरी हुई है जो कि अल्पसंख्यक थे। वर्ष 1950 में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या का जहां 84.68% थी, वहीं घटकर ये 2015 में 78.6% रह गई। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ था। वर्ष 1950 में कुल जनसंख्या मुस्लिम आबादी का 9.84% था, जो कि वर्ष 2015 में बढ़कर ये 14.9% हो गया है। बाद में ईसाई की आबादी का 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया, या 1950 से 2015 के मध्य 5.38% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। सिख आबादी का एक हिस्सा 1950 में 1.24% से बढ़कर 2015 में 1.85% हो गया, जो कि सिख आबादी में इसी अवधि के दौरान 0.5% की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया। ठीक है। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है। तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है। वर्ष 1950 से 2015 की अवधि के दौरान भारत में बौद्ध जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। इस 1950 में कुल जनसंख्या इनकी 0.05% थी, जो कि 2015 में बढ़कर 0.81% हो गई। ठीक है। 5 गैर मुसलमान देशों म्यांमार, भारत और नेपाल बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि श्रीलंका और भूटान में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024। इस पर आप ये एक बार देख लेंगे। हम देखने जा रहे हैं स्मरणीय तथ्य को, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बातें हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना किया, जो कि वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कार्यान्वयन में सक्षम करेगा। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को लाभ होगा, जो कि 31 दिसंबर 2014 को तक भारत में ये प्रवेश कर चुके हैं। भारत की नागरिकता चाहे जो भी हो, भारत की नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के आवेदकों को अपनी मूल देश धन भारत में प्रवेश करने की तारीख संविधान की 8वीं अनुसूची निर्दिष्ट भाषाओं में से एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना अवश्य होगा। तो ये कुछ रूल हैं, तो वो जो नागरिकता लेना चाहता है उसके लिए कंपल्सरी है, उसको ये पालन करना पड़ेगा। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य प्रवासी और लक्षित नागरिकों को भले ही देना उनके पास नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज ना हो। ठीक है। टैबलेट की बैटरी 15% बची है, कोई नहीं, करते हैं। कितना थोड़ा सा बचा होगा, कितना हो गया, 37 हो गया, और आई थिंक 55 पेजेस थे हमारे पास। ठीक है। यस 55 पेज थे। चलिए देखते हैं कितना होता है, जितना होगा उतना करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जो भी बचेगा कंटेंट आपका। वैसे भी तो है काफ़ी लंबा, इसमें वन लाइनर नहीं है एक्चुअली में, इसमें दे रखा है तथ्य उसमें साथ में ना, तो इस वजह से एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है इसमें। कोई नहीं,
सकते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। दोस्तों से भी शेयर कीजिए, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए चलते हैं आगे। दिव्यांग बहुलता जल विद्युत परियोजना क्या है, एक बार देखते हैं इसे, ये क्या चीज़ है। तो ये जो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, इसमें एक जल विद्युत बाढ़ नियंत्रण योजना है, जो कि 28 मेगा अरुणाचल प्रदेश के जो निचली दिबांग घाटी है, वहाँ के जो मुगली गांव के लोग निकट किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण दिबांग नदी पर किया जाना है, ठीक है, जो कि 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर तिब्बत की सीमा के निकट या बर्फ से ढके हुए दक्षिणी भाग में बहती है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना का आधारशिला रखी। इस परियोजना का विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाना है। इस परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट गारंटी बांध होगा। यह इस संबंध में रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीकी से यह किया जाना है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा RCC बांध होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, हाईएस्ट RCC डैम इन द वर्ल्ड। दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना विद्युत उत्पादन तो होगा ही, साथ ही यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगी, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लेंगे इन सब चीज़ों को बेटर क्लियरिटी के लिए। कुछ और तथ्य को देख लेते हैं। सिंद्रपोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। इस जल विद्युत स्टेशन को 10 नवंबर 1897 को तैनात किया गया था। यह जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन में स्थित है, जो श्री गौजेस संयंत्र है, जिसकी क्षमता 22.5 GB है। सेला सुरंग, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। देखते हैं ये क्या है, सेला सुरंग, ठीक है। 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग की आधारशिला रखी थी, ठीक है। स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के आभासी माध्यम सेला सुरंग परियोजना का राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत यह किया गया था। सेला सुरंग समुद्र से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली एक सड़क बनाई गई है। असम के अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली बालीपारा चार द्वार तवांग सड़क पर समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा भी स्थित है, जो कि अपने जोखिम भरे एवं दुर्गम मार्ग के लिए जाना जाता है, ठीक है। इस सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग विधि के द्वारा किया जाता है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग है ये, ठीक है। सेला सुरंग के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी देखते हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को के भारत के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में यह मान्यता प्रदान की गई है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अनुसार यह सुरंग भारत इंजीनियरिंग का चमत्कार है और यह सूर्य में नगर तवांग के लिए कनेक्टिविटी का एक परिवर्तन लाएगी। ब्रह्मास्त्र पुल मान्यता क्या है देखते हैं। 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लद्दाख स्थित ब्रंगा पुल को विश्व की सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। यह पुल श्योक नदी पर निर्मित है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 14,900 फीट की ऊंचाई
पर इस पुल का निर्माण किया गया है। मात्र 174 दिनों में निर्मित यह पुल लद्दाख में भारतीय थल सेना को परिचालन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो एक पेज और कर लेते हैं। सौर प्रतिमूर्ति ये क्या है, इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। स्मरणीय तथ्य में देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है। 9 मार्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहार असम ललितपुर कच्छ प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 84 फीट है। 41 फीट ऊंचे एक मंच के ऊपर स्थित है यह। इस प्रकार मंच सहित इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फुट तक है। यह विश्व में लचित बर्फुकन की सबसे बड़ी प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि लचित बर्फुकन की इस प्रतिमा को सौर्य की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया है। इस मूर्ति का निर्माण विख्यात शिल्पकार रामजी सुतार ने किया है। ठीक है, एकात्म मूर्ति समान देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने एकात्मक मूर्ति का अनावरण किया। एकात्मक मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य का एक विशाल प्रतिमा है। ठीक है, यह प्रतिमा प्रदेश के खंडवा जिले के पुंसा नहर के अंकलेश्वर राता पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 54 फीट है। एक आसन पर है ये, और 27 फीट ऊंचे कमल के पंखुड़ी सदृश आधार पर यह टिका हुआ है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर का प्रतिमा है यह, जो कि अम्बेडकर की इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है। यह प्रतिमा 41 फुट ऊंचे एक मंच के ऊपर स्थित है। टोटल ऊंचाई इसकी 206 फीट है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा इसे सबसे ऊंची प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा जो है हैदराबाद में है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 175 फुट है और 125 प्लस आधार भवन मंच की ऊंचाई 50 फुट है। ठीक है दोस्तों, तो बैटरी भी कम है, 13% बैटरी आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर 13% बैटरी है। तो हम एक काम करते हैं, हमने अभी इतना कर लिया, थोड़ा सा बचा है, उसे हम दूसरे पार्ट में आपको आपको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें दोस्तों से। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और प्लीज़ PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जुड़िए और वहाँ से ले सकते हैं, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।